प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार पुलिस भर्ती में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपको सबसे अधिक सवाल सामाजिक अध्ययन से देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिएगा, पहला सवाल क्या है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी, निहारिका, सुपरनोवा या ब्लैक होल। तो देखिए, सूर्य जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल भी जिसका भाग है यानी जिसका परिवार है उसे गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कि हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है। तो हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे नाम है हमारे गैलेक्सी का, जिसमें हमारा सौरमंडल आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 68.8%, 74.04% या 80.2% या 72.6%। तो आप लोग बताइएगा कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। देखिए, 2021 में तो जनगणना अभी हुई नहीं है, अगर हुई भी है तो इसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 वाला जो जनगणना हुआ था इसका रिपोर्ट अभी भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर 2011 के जनगणना अनुसार देखें तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74.4% हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध या चीन जापान युद्ध। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेन का गृह युद्ध कब से कब हुआ था? तो यह 1936 से लेकर के 1939 ईस्वी तक हुआ था स्पेन का गृह युद्ध। इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर में सवाल है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो क्या है 5 नंबर में कि सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, रायपुर या पटना। तो देखिए, सिरपुर जो आर्द्र भूमि है यह इंदौर में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर जो आर्द्र भूमि है यह मानव निर्मित है। कैसा है? तो मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। ठीक है, इसे पक्षी विहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं सिरपुर आर्द्र भूमि में। उसी तरह से बिहार में भी एक आर्द्र भूमि है। ठीक है, बिहार में भी एक आर्द्र भूमि है, उसका नाम है कांवर झील। क्या नाम है? कांवर झील जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ये बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल है कि मानववाद का जनक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, फ्रांसिस्को पेट्रोक या सुकरात। तो देखिए, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस्को पेट्रोक को कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को पेट्रोक जो है इन्होंने मानवतावाद के बारे में बहुत सारे विचार प्रकट किए थे, इसलिए इन्हें मानववाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, जैसे जैसे हमारे भारत में, हमारे देश में लोकसभा होता है जिसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन में जो लोकसभा होता है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन से उदारवादी नेता थे जो सदस्य रह चुके थे? यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन की सदस्यता हासिल की थी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करें कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहले चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे, इन्हें जीत नहीं मिली थी। ठीक है, जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ये वहाँ के सदस्य रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है? धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम जिला या रांची। तो देखिए, लोटा पहाड़ क्या है कि दरअसल एक पहाड़ है जो लोटे के आकार में दिखता है। किस आकार में? लोटे के आकार में दिखता है। ये कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, ये सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ पे है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंहभूम जिला जो है यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे पाया जाता है लोटा पहाड़। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
9 नंबर सवाल है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? गंगा, कोसी, बराकर नदी या सोन नदी? तो देखिए मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि बराकर नदी कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1942, 1945, 1946 या 1947? तो आपको बता दें कि भारत में आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो सितंबर के 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरिम सरकार में कुल 14 मंत्री परिषद के सदस्य बनाए गए थे। कितने? 14 मंत्री परिषद बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 11वां सवाल है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? 1953, 1958, 1951, 1958, 1953 या 1950? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या मतलब होता है कि कितने राज्य बनाए जाएंगे, इस तरह से सरकार ने कब निर्णय लिया था। तो इसका नियुक्ति हुआ था 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का। 1953 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुल इसके तहत जो है भारत में 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वही बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो विभिन्न राज्य बनाए गए तो इसमें से भाषाई आधार पर जो बनने वाला प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश वह राज्य था जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 12वां सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या वीर कुंवर सिंह? तो देखिए आपको बता दें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी यह 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अगर हम लोग तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से किसने मना कर दिया था? तो मंगल पांडे ने मना कर दिया था। और इसी कारण से मंगल पांडे को जो है क्या कर दी गई थी, इन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दिया था गोली मार करके। उसी कारण से मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई भारत में, इसमें सबसे पहला जो योगदान अपना दिया था, सबसे पहला जान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। लेकिन वही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहीं तात्या टोपे जो है इन्होंने ग्वालियर से किया था। कहाँ से? ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व किया था। वहीं रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से, कहाँ से? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। वहीं नाना साहब जो हैं इन्होंने कानपुर से, कहाँ से? कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर में कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? यानी कि एक ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मंत्री परिषद यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह अगर किसी कानून को या किसी बिल को अगर खारिज पास कर देते हैं तो यह जो है किसको मानना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन वहीं पे इसे बदल करके 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें बदल करके क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति इसमें अपना विचार कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो बाध्य ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन लॉक, रूसो, हेरोडोटस या अरस्तु? तो देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है यह रूसो की पुस्तक है। किसकी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूसो ने इस पुस्तक को लिखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल देखिएगा कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ और भी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। लेकिन बाद में यही इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में, किसमें? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में इसका विलीन हो गया था। यानी यह जो संस्था है ये कांग्रेस में मिल गई थी आगे चल करके। चलिए आगे देख लेते हैं। 16वां सवाल है कि संविधान
सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 नवंबर 1950। तो देखिए संविधान सभा का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, लेकिन संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में इसका प्रथम बैठक आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य चुना गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो किनको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? तो प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन ये अध्यक्ष अस्थायी था, बाद में चुनाव करा करके जो दूसरा इसका ये हुआ था, बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या? तो अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, चुना गया था। और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर सवाल आपको पूछ लें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। वहीं अगर अस्थायी सदस्य के बारे में पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? ठीक है, देखिए आपको बता दें कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कितनी? 4। इनको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, रा वे पाक, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अब याद रखिएगा आ का अ क, आका अक। ठीक है, रावे पाक आका अक। देखिए रा से क्या याद रखिएगा? राजगिरी। क्या याद रखिएगा? राजगिरी याद रखिएगा। वैसे क्या याद रखना? वैशाली। वैशाली। पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, वहीं जो आपका है क से, तो क से क्या हो जाएगा? कुंडल वन हो जाएगा। ये कुंडल वन आपका कश्मीर में है। आ से आपको ध्यान रखना है अजात शत्रु। क्या याद रखना है? अजात शत्रु। ये क्या है? तो ये लोग राजा हैं जिनके शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। का से हो जाएगा कालाशोक। का से कालाशोक हो जाएगा। अ से हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और को से हो जाएगा कनिष्क। को से कनिष्क। ठीक है, तो देखिए ये प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था राजगिरी में, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में। तो कैसे याद रखिएगा? रा वे पाक। ठीक है, रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। और इसी तरह से आप सेम याद रखिएगा कि राजगिरी में कौन थे? अजात शत्रु उस समय शासक थे जब हुआ था। वैशाली में जब हुआ था तो उस समय कौन शासक थे? कालाशोक थे। पाटलिपुत्र में हुआ था उस समय शासक कौन थे? अशोक थे। ठीक है, और कुंडलवन में जब हुआ तो वहाँ के शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो यहाँ पे पूछा है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कुंडलवन जो है ये कश्मीर में, कहाँ पे है? कश्मीर में है। और इसे किस शासक ने आयोजित किया था? तो कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन सी में कनिष्क है। ठीक है, तो इस वाले ट्रिक को आप लिख लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल देख लीजिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? फाहियान, इत्सिंग, फैंगसांग, मेगास्थनीज। तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे? फैंगसांग आए थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फैंगसांग। ठीक है, देखिए हो से हर्षवर्धन, हो से फैंगसांग, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, वहीं फाहियान भी आया था, यह भी चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये दोनों लोगों के बारे में आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है कि कुम्हारार महल बिहार के किस जिला में है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर। तो देखिए कुम्हारार जो महल है ये पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 20वां सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? चौरी चौरा घटना, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग घटना, या सभी ने अवज्ञा का क्रूरता दमन। तो देखिए आप लोगों को पता होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, कैसा? तो एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें शांतिपूर्ण ढंग से लोग सभा आयोजित किए हुए थे, लेकिन इसी सभा में अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया गया और इसमें बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, जो लोग सभा करने बैठे थे वे लोग हजारों की संख्या में मारे गए। तो इसी वाले घटना को क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसी घटना के विरोध में
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जालियांवाला में सभा का आयोजन हुआ था, वो किस कानून के विरोध में हुआ था? तो वो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। 21वां सवाल है, ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? गया, नवादा, पटना या मुजफ्फरपुर? तो देखिए ककोलत जो है ये मीठे पानी का एक झरना है, यह नवादा जिले में स्थित है। कहाँ है? नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 22वां सवाल है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखिए सब्जी उत्पादन के स्थान में यानी बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि पहला स्थान किस राज्य का है, यानी सब्जी वगैरह के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है ये सब्जी का सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम स्थान पर इसी का नाम आता है। उत्तर प्रदेश का जो सब्जी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आगे देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस, प्लेटो, सुकरात या अरस्तु? तो देखिए नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसका? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को ही कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24वां सवाल है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989, 15 अगस्त 1987, 18 जून 1985 या 30 नवंबर 1980? तो देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मार्च 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि 61वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित था? तो देखिए इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव करने के लिए या किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए जो लोगों की उम्र सीमा तय की गई थी वो कितनी? तो पहले 21 वर्ष तय की गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का जो न्यूनतम आयु कर दिया गया वो 18 वर्ष कर दिया गया। कितना? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। ये 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? 1885 से 1950, 1895 से 1970, 1902 से 1979 या 1910 से 1980? तो देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति किया था। क्या? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, इसे लोकनायक कहा जाता है प्यार से। इन्होंने 1974 में हुए बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनका जीवन काल के बारे में बात करें तो इनका जीवन काल 1902 से 1979 ईस्वी तक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 26वां सवाल है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1947, 1960 या 1972? तो देखिए एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं भारत का केंद्रीय बैंक के बारे में। तो आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर पूछ ले आपको कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? भाभू शिलालेख, गिरनार शिलालेख, धौली शिलालेख या सोपारा शिलालेख? तो देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में किस में प्रकट किया था? तो भाभू शिलालेख में प्रकट किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या है? तो इसमें है बौद्ध, इसमें क्या है? त्रिरत्न में बौद्ध है, बौद्ध धम्म और संघ का जिक्र है। बौद्ध धम्म और संघ का जिक्र है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है त्रिरत्न में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? देखिए पहले जो है भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिनमें से एक क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन बाद में चल करके जब सरकार को परेशानी आने लगी कि रोड वगैरह बनाना है, तो इसमें से लोग अपना संपत्ति को छोड़ते नहीं थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के तहत उन्हें यह
प्रावधान मिलता था कि वो अपनी संपत्ति को चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने लगी। तो सरकार ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया और इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। तो फिलहाल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या अयोध्या सिंह। तो देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को ही आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल है और सेशन का अंतिम सवाल भी है कि इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है, गंगा नदी, कोसी नदी, सोन या गंडक। तो देखिए इंद्रपुरी जो बराज है ये बिहार के रोहतास जिले में, कहाँ है, रोहतास जिले में है। और यह किस नदी पर है, तो यह सोन नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए और साथ ही साथ हम लोग मॉडल टेस्ट भी लेके आएंगे, जिसके साथ आपकी तैयारी और भी मजबूत होती जाएगी। तो देखिए इस तरह से वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।